बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर आई है। ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि ये खबर वाकई जब अपने हतमी मरहले तक पहुँचेगी तब भी अच्छी ही रहेगी या चीज़ रिवर्स हो जाएगी। कितनी हौसला अफजा खबर है तहरीक इंसाफ के लिए या नहीं, इस पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लॉयर से बात करेंगे ताकि वो पॉलिटिकल एंगल भी दे सकें और लीगल एंगल भी दे सकें। मामला क्या है आप सब जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात से कुछ अर्सा कबल इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। जब इंतखाबी निशान से महरूम हो गई तो बतौर जमात हिस्सा ही नहीं ले सकी। टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा ही नहीं ले सकी। बहरहाल उनकी एक कसीर तादाद इलेक्शंस जीत गई, लेकिन फिर यह कहा गया कि चूंकि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो थी नहीं टेक्निकली इलेक्शन में, सब जम हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। पहले कहा कि मजलिस मुस्लिमीन में जम होंगे, फिर उसमें नहीं हुए। बावजूद हामिद रजा साहब ने हमारे आखिरी प्रोग्राम में जो हमने किया था ब्रेक से पहले, उसमें बताया कि ऐन वक्त पर कुछ कलदम तंजीमों की जानिब से ऐसा माहौल बना दिया गया जिसकी वजह से पीटीआई को उस फैसले से पीछे हटना पड़ा कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ और गए हमारे साथ, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ। फिर ये क्लेम किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कि साहब अपने सारे एमएनए हमारे हैं या एमपीएस हमारे हैं, तो इसकी बुनियाद पर हमें मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं। आप जानते हैं कि पार्लियामान में जो जमात जितना जीती हो उसके अकॉर्डिंगली उसको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं ख़वातीन की, अक़लियतों की। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बावजूद उसकी रीजंस में भी हम नहीं जाते वरना बात लंबी हो जाएगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उन मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने टेक्निकली इस चीज़ को चैलेंज किया। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज पेशावर हाई कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। किस फैसले को? कि जिसके तहत ये हुआ था कि कौमी असम्बली और कुछ सूबाई असम्बलियों में, तमाम सूबाई असम्बलियों में माइनस केपी की असम्बली, जो नशिस्तें पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई थी वो बाकी जमातों में बांट दी गई थी। ये नशिस्तें कुल मिला के 77 बनती हैं। आज उबूरी हुकुम के फैसले के तहत, उबूरी हुकुम के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये कहा गया है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर ये कहा गया है कि वो जो तमाम अराकीन है 77 जिनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय नशिस्तें अलॉट कर दी गई, वो अभी चीज़ रोक दी गई है और वो तमाम अराकीन फ़िलहाल अभी किसी वोटिंग में भी हिस्सा नहीं ले सकते। पीटीआई के जो रूहे रवां हैं इस वक्त, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने इस फैसले को इस अंदाज से लिया और उन्होंने आज ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रंट कर दिया। उन्होंने इसकी क्या तशरीह की अपने तौर पर, आप ये देखिएगा। और बैरिस्टर गौहर साहब इसकी एक तशरीह यूँ भी करते हैं कि गवर्नमेंट और उसकी इत्तेहादी ये इजाफी नशिस्तें मिलने के बाद तकरीबन इनकी 2/3 हो गई थी, और 2/3 अक्सरियत का मतलब है कि वो आईनी तरमीम कर सकते थे। आईनी तरमीम का मतलब ये है कि वो चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकते थे, यानी कि चीफ जस्टिस अभी पाकिस्तान का जब भी 65 साल का हो जाए तो वो रिटायर हो जाता है। चाहे वो 65 साल का होने से मिसाल के तौर पे 25 दिन पहले चीफ जस्टिस बने तो 25 दिन बाद रिटायर हो जाएगा, और 65 साल का होने से 3 साल पहले वजीर चीफ जस्टिस बने तो 3 साल बाद रिटायर होगा। तो गवर्नमेंट ज़रा यानी खबरें या डिस्कशन ये था कि गवर्नमेंट चीफ जस्टिस की मुद्दत को भी टाइम आउट कर देगी कि 3 साल की मुद्दत रहेगी, जिसके बाद मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाती। तो अब बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि आज के इस फैसले के बाद 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई गवर्नमेंट, चूँकि सीधा बैक जंबश कलम 77 नशिस्तें कम हो गई हैं गवर्नमेंट से। क्या कहा बैरिस्टर गौहर साहब ने, ये भी देखिएगा। ये एक और दिलचस्प पहलू है कि इस वक्त जाहिर है पीटीआई ये इल्ज़ाम लगाती है कि जनाब मौजूदा हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस को फैसिलिटेट करने के लिए ये मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रही है। ख़ुद पीटीआई के अपने दौर में भी वो एक उस वक्त के जज को तोसी देने की कोशिशें करती रही, जिसका बरमला इज़हार शेख रशीद अहमद साहब ने हमारे प्रोग्राम में इन अल्फाज में किया था आसिफ खोसा साहब से मुतालिक, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले दिए थे। ये कहा था शेख रशीद साहब ने, खोसा साहब का मैं फ़ैन हूँ। खोसा साहब का इतना मुताला है, इतना एडवेंचरस जज है, मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले खोसा साहब को 3 साल एक्सटेंशन दूं। आप काबीना के वजीर रहे, आपके भी कानों में इस तरह की बात आई थी कि किसी स्टेज पर यह सोचा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की मुद्दत में भी, यानी कि उनकी उम्र 65 पे वो रिटायर हो जाते हैं, इसमें भी इजाफा किया जाए। ये तो बहुत दिनों से बात चल रही थी और मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। ये सारा सिलसिला है। हम तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और ऑफ कोर्स सीनियर लॉयर हामिद खान साहब से बात करते हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ बढ़ेगा सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो बताइएगा, जैसे गवर्नमेंट ने इस पर तबसरा करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि भाई ये तो अबूरी फैसला है और वो बहुत पुरुम्मीद हैं कि हतमी फैसला ये नहीं होगा। आप कितना पुरुम्मीद है कि हतमी फैसला भी
इन्हीं लाइंस पर होगा जिन लाइंस पर आज अबूरी फैसला आया है? देखिए, इन्हीं लाइंस पे आना चाहिए, क्योंकि अगर आइन को आप पढ़े तो उसके अलावा और कोई इसकी तशरीह नहीं हो सकती, क्योंकि आइन में उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जिस ऐसी जमात की जितनी नुमाइंदगी है जिस असेंबली में, उसी के तनासब से ही उसको मखसूस हिस्से दी जाएंगी। तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल ही नहीं है जिसके बारे में उनका ख्याल है कि ये तब्दील हो जाएगा। मैं समझता हूँ एक अच्छा आज फैसला आया है, और हम उम्मीद करते हैं कि चाहे यही बेंच हो या इससे लार्जर बेंच हो, वो आइन को सही तरह से पढ़ के उसकी तशरीह करके यही फैसला जो है इसको मजीद एलैबोरेट करेंगे। सर, हुकूमत लार्जर बेंच का मुतालबा कर रही है, ज़ाहिर उनके रिप्रेजेंटेटिव ने भी कहा है। पीटीआई लार्जर बेंच की मुखालफत करती है इस मामले में, या आपका कहना है कि भाई जज साहिबान चाहें तो बना दें, मैं कोई एतराज़ नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है। हम इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं चाहते, क्योंकि लार्जर बेंच भी बन जाए क्या हर्ज है, बल्कि आज के फैसले में उन्होंने ये बात रेफर की है कमेटी को, तो वो चाहे तो लार्जर बेंच बना सकती है तो बना दे, कोई हर्ज नहीं है। इसमें आपको एतराज़ नहीं? समझे कि आइन बड़ा वाज़ेह है, तो चाहे वो 3 जज उनको पढ़े चाहे 5 पढ़े, बात बड़ी वाज़ेह है। इसमें कोई ऐसी अफवाह ही नहीं है कि आया सीटें जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, पार्लियामेंट में मौजूद है, तो उनको इलेक्टेड नशिस्तों के तनासब के साथ मखसूस रिश्ते नहीं मिल सकती। ये किसी तरह भी आइन को अगर पढ़ा जाए ये मतलब नहीं निकल सकता, लिहाजा वो रिश्ते मिलने ही मिलनी है। अच्छा सर, एक तरफ यही आर्गुमेंट है जो आपने दिया, और आज अदालत में भी बारहा ये बात रिपीट हुई कि साहब ये हो कैसे सकता है, ये तो इनडायरेक्टली एक का मैंडेट चुराना और एक को उसके मैंडेट से ज्यादा देने के मुतरादिफ है, कि आप सीधा सीधा मैथ्स है कि भाई जो जितना जीता है उसको उसके तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलें। जब आप उस तनासुब से बढ़ा रहे हैं तो उसको जरूर उसको दिए गए मैंडेट से ज्यादा मैंडेट दे रहे हैं और अगले को महरूम कर रहे हैं। एक तरफ तो ये आर्गुमेंट है, दूसरी तरफ आर्गुमेंट है कि आपने कहा कि हर पार्लियामानी पार्टी को उसके हिसाब से नशिस्तें दी जाएं, तो जाहिर है वो आर्गुमेंट दूसरी तरफ से दिया जाता है कि पीटीआई टेक्निकली और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी टेक्निकली पार्लियामानी पार्टी ही नहीं है, तो उसे कैसे मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अब मेरा सवाल यह है, क्या ऐसी भी कोई सूरत मुमकिन है कि जिसमें यह हो कि साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चूंकि पार्लियामानी पार्टी नहीं है इसलिए इसको इजाफी मखसूस नशिस्तें दी नहीं जा सकती, और इनका जो वोट है उससे ज्यादा तनासुब से इनको मखसूस नशिस्तें दी नहीं जा सकती, तो फिर पार्लियामान में नशिस्तें खाली ही रहेंगी? ये ऐसी कोई सूरत पॉसिबल ही नहीं है, हाउस को तो मुकम्मल होना ही है, इसलिए सीटें किसी ना किसी को तो मिलनी है। ये बिल्कुल सही है, और दूसरी बात ये है कि ये अब बिल्कुल पार्लियामेंट्री पार्टी बन चुकी है, क्योंकि पार्लियामेंट में उसकी नुमाइंदगी है, और ये आइन के मुताबिक है। आइन में कहा गया है कि जो भी इंडिपेंडेंट इलेक्ट होते हैं उनको ऑप्शन है कि इतने दिनों के अंदर किसी भी सियासी जमात को, जरूरी नहीं कि सियासी जमात पार्लियामानी पार्टी लिखा है या सियासी जमात लिखा है कि वो इंडिपेंडेंट किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं या पार्लियामानी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? सियासी जमात को कर सकते हैं, तो लिहाजा उस लिहाज से तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी खुद बन गई जब उसमें पार्लियामेंट के अरकान उसमें शामिल हो गए। अच्छा सर, वैसे आप ये समझते हैं कि जाहिर है जो कुछ हुआ इस पर आपकी अपनी राय है कि इंतखाबी निशान से महरूम किया जाना ज्यादती थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उस वक्त हालात थे उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि ये भी मुमकिन है कि ये बिल्कुल ही हो सकता है, तो लीगली स्पीकिंग पीटीआई इससे बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकती थी। खुद हामिद रजा साहब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हमारे प्रोग्राम में कहा कि वाकई इससे बेहतर स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती थी कि भाई जिसके तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वहदतुल मुस्लिमीन, जो भी जिनसे भी एक्सपेक्टेड अलायंस था आने वाले दिनों में, उनको भी कह दिया जाता कि साहब आप भी अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवा दें, ताकि ये एक बहाना ही ना मिले हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने को। एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे बेहतर आपके ख्याल में? देखिए, ये हो सकता है, कहा जा सकता है कि वो अगर सुन्नी इत्तेहाद पहले उनको शामिल नाम दे देते तो बेहतर था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उससे सुन्नी इत्तेहाद कितना इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको सामने रखते हुए उन्होंने मखसूस नशिस्तें नहीं दी। लेकिन जब वो पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई, उसमें इतनी तादाद में नुमाइंदा शामिल हो गए, उसके बाद तो खुद ब खुद उसको एक पार्लियामेंट्री पार्टी की हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया, तो फिर उसको मखसूस नशिस्तों से कैसे आप डिप्राइव कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसमें यानी ये आर्गुमेंट नहीं आएगा कि जिस दिन इलेक्शन हो गया, ये तो यानी बाद में आज़ाद अरकान ने एक जमात को ज्वाइन किया, इलेक्शन वाले दिन तक ये पार्लियामानी पार्टी नहीं थी, चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई बंदा जीता नहीं इलेक्शन में, चूंकि लड़ा ही नहीं,
यानी कोई लड़ाई नहीं हुई? नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी तो है ना, उसकी रेस्ट्रिक्शन तो है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो बात कही गई है आइन में, उसने तो ये कहा कि किसी जवाब किसी को भी आप काबिल हो सकते हैं। अगर एक दफा एक पार्टी के पास नुमाइंदा नशिस्तें आ जाती है, उस सूरत में फिर उसका जो दूसरा हक है वो उसे महरूम नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा सर, ये जो चीफ जस्टिस साहिबान का भी टेन्योर फिक्स करने की जो बात हो रही है, इसमें ज़ाहिर हम जानते हैं कि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और पीटीआई समझती है तो एक शख्स को यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस को फैसिलिटेट करने के मुतरादिफ है, या रिश्वत है, सियासी रिश्वत एक तरीके से। आप उसूली तौर पर इसके हक में है? यानी एक होता है ना कि आपकी राय हो कि भाई उसूली तौर पर बात ठीक है कि एक मुनज़्ज़म निज़ाम होना चाहिए, ये क्या कि कोई 21 दिन के लिए चीफ जस्टिस बनेगा, कोई 3.5 साल के लिए बनेगा, तो उसूली तौर पर बात ठीक है। हाँ, अभी इसलिए नहीं होना चाहिए कि अभी इसको खास तनाजुर में देखा जाएगा, तो इसको मतलब मौसर ब मुस्तकबिल कर दिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, तो उसूली तौर पर बात ठीक है, इसकी एक टेन्योर पोस्टिंग ही होनी चाहिए। आपका ये राय है आपकी? नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा। क्योंकि हमें तजर्बा बड़ा वाज़ेह है, इसका बहुत विटल तजर्बा पाकिस्तान की तारीख में। ये अटेम्प्ट हुई थी 5वीं तरमीम में, जिसमें कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी 4 साल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को 5 साल दिए गए थे। उससे इतनी रिजेंटमेंट पैदा हुई थी, जो अदलिया के अंदर इतनी खौफनाक तकसीम आई थी और इतनी रिजेंटमेंट थी कि नतीजा क्या हुआ कि उसमें मौलवी मुश्ताक साहब के साथ ज्यादती हो गई, उसके नतीजे में नवाजुल हक के साथ ज्यादती हो गई और रिवार्ड कर दिया गया याकूब अली खान। इतनी डिवाइड होने के नतीजे में एक तो अदलिया डिवाइड हुई और उसके नतीजे में फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भुगताया, क्योंकि दोनों ही स्टेजेस पर जिन्होंने प्रिजाइड किए हैं बेंचेस, यानी मौलवी मुश्ताक साहब ने हाई कोर्ट में और नवाजुल हक साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने, उनको फांसी की सजा उनकी मेंटेन हुई। इसके देखे ना, एक इनडायरेक्ट नतीजा ये आया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन एक इंसानी बात है कि लोग रिजेंट करते हैं कि मेरे साथ ये इन्होंने जानबूझ के एक ज्यादती की है, आईनी तरमीम करवा सकते थे, करवा के मुझे बाहर किया और किसी और को बेनिफिट किया। ये पाकिस्तान की तारीख है, एक बड़ा ही जो है बाब जो है बड़ा ही बिटर चैप्टर है। ठीक है। और इसी तरह आप इंडिया में देख लें, इंडिया में आज तक 1950 जब उनका आइन मंजूर हुआ था, उससे लेके आज तकरीबन 74 साल गुजर गए हैं। ये निज़ाम चल रहा है सक्सेसफुली। कोई 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनता है, कोई 2 के लिए, कोई चंद दिनों के लिए बनता है। तो 50 चीफ जस्टिस बन चुके हैं पिछले 73 सालों में, लेकिन उनका निज़ाम ठीक चल रहा है। इसमें एक फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूशन कायम रहना चाहिए। अफराद तो आते जाते रहेंगे, किसी किस्मत में होगा 2 साल, मतलब मौजूदा जो चीफ जस्टिस है इंडिया का चंद्रचूड़, उनको 2 साल पूरे मिल गए हैं, वो अब नवंबर में रिटायर होंगे। जबकि उनसे पहले कुछ चीफ जस्टिस थे, वो चंद महीने रह के रिटायर होते चले गए, तो उससे अदलिया को उसको नुकसान नहीं पहुंचा। वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इसमें इस किस्म की तकसीम ले आएंगे कि किसी को रिवॉर्ड करेंगे, किसी को पनिश करेंगे, तो फिर अदलिया के अंदर तरह तरह की तकसीम आ जाएगी, उससे सारा इंसाफ का निजाम जो है वो बिगड़ जाता है। ऐसी तो ये सोच आनी ही नहीं चाहिए। ये कोशिश गलत है, चाहे वो आज मौजूदा हुकूमत कर रही हो या कल पीटीआई के कैंप्स में पीटीआई की हुकूमत के दौरान खोसा साहब की तौसी का मामला हो। गलत है, कोई भी कर रहा हो, गलत है, बिल्कुल गलत है। सही है। एंड सर, टुवर्ड्स द एंड आप ये समझते हैं, आज के फैसले के तनाजुर में सवाल फिर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ फैसलों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखना, वो तो एक अलग बात है, वो ज़ाहिर है सबकी ओपिनियन है, हो सकती है, यानी आप इंटेंट के हवाले से भी डाउट रखते हैं। मेरा सवाल है तनाजुर में कि ज़ाहिर है आज की जो बेंच की तश्कील थी, उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फैसला आएगा, और बेंच की तश्कील में ज़ाहिर चीफ जस्टिस का दीगर जजेस का हमरा एक कलीदी किरदार होता है। तो नहीं, आप समझते हैं कि वो एक बायस वाला मामला है या नहीं? फैसलों से इख्तलाफ होना अलग बात है, नीयत पर शक नहीं है। नहीं, देखिए, जहाँ तक आज के बेंच फॉर्म करने का ताल्लुक है, वो तो एक अच्छा फैसला है और गालिबन इसमें वो जो कमेटी है इसका हाथ है। और मामला अब तक कमेटी के पास गया है लार्जर बेंच बनाने के लिए, तो उन्हें चाहिए कि किसी किस्म का बायस ना हो। और इसमें अच्छा किया कि चीफ जस्टिस साहब खुद इसमें शामिल नहीं हुए,
क्योंकि पिछले कुछ अरसे से मुसलसल जो चीफ जस्टिस साहब जिस बेंच का हिस्सा रहे हैं वहाँ पीटीआई के खिलाफ फैसले आते रहे हैं और उसकी वजह से पीटीआई को बेबहा नुकसान हुआ है और एक परसेप्शन चला गया है कि चूंकि इनके खिलाफ रेफरेंस पीटीआई की हुकूमत के दौरान आया था, उसका गुस्सा अभी तक वो निकाल रहे हैं पीटीआई पर बराह रास्त या इनडायरेक्टली। तो अच्छा किया उन्होंने इस बेंच का हिस्सा नहीं बने और ना ही आइंदा को किसी ऐसे बेंच का हिस्सा बनना चाहिए जहां पीटीआई का जो है वो पार्टी हो उससे। और एक बस आखिरी एक बात और बता दीजिए, वही वाली बात टेन्योर पोस्टिंग वाली जो आपने तफसील से बात की, अगर गवर्नमेंट मफरूज़ है, अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर देती है उसके बाद जो भी मुताल्लिका शख्सियत है, विच इन दिस केस इस काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास कोई ऑप्शन रह जाता है कि फिर भी कहे कि नहीं साहब वो पुराना वाला तरीका ही ठीक था, या एक दफ़ा कानून साजी हो जाए तो फिर तो उसका इतलाक होगा? देखिए, अगर उनकी ख्वाहिश शामिल ना हो तो कभी भी इस किस्म का कोई मूव नहीं आ सकती। मेरे नज़दीक ये मूव जो लाई गई है इसमें हो सकता है उनकी रजामंदी का एलिमेंट हो, वरना किसी हुकूमत को जरूरत नहीं होती कि किसी का टेन्योर बढ़ाए। टेन्योर उसी का बढ़ाया जाता है जो कि हुकूमत के हक में नजर आता। और यही बात 2002 में हुई थी जब शेख रियाज चीफ जस्टिस थे, वो 3 साल की एक्सटेंशन लेके आ गए थे मुशर्रफ से और उसने आईनी तरमीम कर दी थी, 3 साल दे दी थी, जिसके खिलाफ वकला ने बड़ी शिद्दत से 1.5 साल एक मूवमेंट चलाई थी और आखिरकार 17वीं तरमीम में असेंबली को वापस लेनी पड़ी थी उस तरमीम और फिर उन्होंने वापस 65 साल कर लिए। तो आप कह रहे हैं मुमकिन है कि इज्जत माफ चीफ जस्टिस की रजामंदी शामिल हो, वरना हुकूमत इस हद तक जाती नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हामिद रजा साहब बात कर रहे हैं एंगल से भी और पॉलिटिकल एंगल से भी, लेकिन मजीद मुताल्लिका शख्सियत यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब से बात करते हैं। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ही दरख्वास्त पर तो ये सारी पेशरफ्त हुई आज, और ज़ाहिर हम जिस जमात की बात कर रहे हैं वो बेशक वो हों इमरान खान साहब के हामी से, लेकिन टेक्निकल इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ही तो हैं। और हामिद रजा साहब से मैंने आपसे अर्ज़ भी किया था कि वो हमारे प्रोग्राम में भी कह चुके, जो कि भी जुज़वी तौर पर हामिद खान साहब ने भी कहा कि बहरहाल टेक्निकली इसको बेहतर हैंडल कर सकती थी पीटीआई। अब हामिद रजा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम भाई, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हामिद साहब पहले मैं ज़रा आप सुनिएगा, आपकी ये राय थी, मैं सिर्फ लोगों को सुनवा दूं कि आपकी ये राय थी आज से कुछ दिनों पहले जब ये वाली पेशरफ नहीं हुई है, तब भी आपकी राय थी कि माहौल ऐसा है कि लगता नहीं है कि हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पहले हम सुनवाए थे, हमने क्या कहा था, फिर मैं आपसे पूछूंगा आज के फैसले के बाद भी आपको यही लगता है कि नहीं मिलनी नहीं है नशिस्तें, या आपको लगता है आज के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई? देखिएगा क्या कहा था हामिद साहब, आप लोगों को लगता था कि इन्होंने देनी नहीं है सीट, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इधर जाएं कि उधर जाएं। जी हम बिल्कुल बहुत क्लियर थे, बहुत इब्तदा में ही हम क्लियर थे। देखें जिस वक्त, और आपको अभी भी ये लगता है कि अब ये सीटें वाला मामला फिलहाल तो कम से कम मुस्तकबिल करीब की हद तक तो गया, ये अब नहीं मिलती पीटीआई को, क्या सुनी थी आप? वसीम भाई लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतनी आसानी के साथ ये सीटें मिलेंगी। आज से 16-17 दिन पहले आपकी ये राय थी, आज भी यही राय, चूंकि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा आपसे कुछ देर पहले कि ये अबूरी फैसला है और हतमी फैसला ये नहीं होगा, यानी उनकी ये राय है। जनाब देखिए वसीम साहब, मैं अव्वलन तो एक बात जो मैंने बात कही मैं आज भी उसी बात को स्टैंड करता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज की हद तक तो बेंच ने अपना फैसला सुना दिया और उसकी बेंच की फॉर्मेशन से भी अंदाजा था इस चीज़ का, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर अमान साहब के आप किसी फैसले से बेशक एतराज़ करें, लेकिन इनके बहुत से फैसले ऐसे हैं जहाँ पर जो मबनी बर हकायक रहे और जिसको हमेशा अवाम में पजीराई हासिल रही, तो एक एक्सपेक्टेशन यही थी। लेकिन चूंकि अब मामला लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लार्जर बेंच की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है, और अगर वहाँ पर काजी साहब की मर्जी के कुछ जजेस की तादाद ज़्यादा शामिल हो जाएगी और दूसरी साइड को कम रखा जाएगा, तो फिर ये तो एक आर्जी रिलीफ ही साबित हुआ। सो आई स्टिल हैव माई डाउट्स ऑन इट एंड आई स्टिल स्टैंड टू माई प्रीवियस स्टेटमेंट। जी यानी आपको लगता है कि लार्जर बेंच अगर बन गया, जिसका बहरहाल इम्कान है, तो फिर वो फैसला आज का पूरी फैसला बरकरार नहीं रहेगा? आप अपनी एक पॉलिटिकल ओपिनियन ही दे सकते हैं, आप अपनी एक राय कायम कर सकते हैं, तो मेरी अपनी जाती राय में जी, अगेन दैट्स नॉट द पार्टी व्यू, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में यही है जी। इसका मतलब है कि कोई ज्यादा इत्मीनान का बाइस आज का फैसला आपके लिए नहीं बना है?
सर मैं आपको याद होगा वसीम भाई, जिन बहुत अर्ली डेज के अंदर जिस वक्त ये हमने इलेक्शन कमीशन में हम गए थे, तो मैंने उस वक्त ये बात की थी और बहुत सारे लोगों ने शायद इसका मजाक भी उड़ाया था। मैंने उनसे कहा था कि आप इन रिजर्व सीट्स का जो हमसे ली गई हैं इसका पसे मंजर नहीं समझ रहे और इसके मुहर्रिकात नहीं समझ रहे। इसका मुहर्रिक आईनी तरामीम है जो कि चीफ साहब की एक्सटेंशन के लिए मोस्ट प्रोबेबली इसको इस्तेमाल किया जाना है, आईनी तरामीम को और इन रिजर्व सीट्स को। लेकिन वो आज से 2, 2.5, 3 माह पहले वाली बात थी। उस वक्त ये सिचुएशन डेवलप नहीं हुई थी, गॉसिप ऑफ द टाउन के अंदर ये एक्सटेंशन वाला इशू नहीं था। अब जब वो दोबारा हो गया और बहुत हद तक चीजें क्लियर भी हो गई, हुकूमत की तरफ से भी कुछ इशारे आ गए, उसके बाद मैं हामिद खान साहब ने जो भी थोड़ी देर पहले बात की कि विदाउट सम काइंड ऑफ एन इंटेंशन या उनकी रजामंदी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। इंटेंशन नहीं, उन्होंने कोऑर्डिनेशन का बल्कि एक कदम आगे बढ़ के कि विदाउट कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो। तो इसीलिए मैं स्टिल अभी ये समझता हूँ कि अगर वहां पर कोऑर्डिनेशन हुई है और उनकी रजामंदी उसमें शामिल है तो शायद ये एक आर्जी रिलीफ के जरिए कोई ये कोशिश की गई हो कि थोड़ा इमेज बहाल किया जाए और उसके बाद लार्जर बेंच से इसको उड़वा दिया जाए। तो अगर तो चीफ साहब और ये वसीम भाई मेरी एक और बात याद रखिएगा, आपको पता है मैं बात बड़ी क्लियर सी कर देता हूँ, ये लार्जर बेंच की फॉर्मेशन ही आपको बता देगी कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रजामंदी शामिल थी या उनकी रजामंदी शामिल नहीं थी। अच्छा, इफ दैट इज द केस तो फिर इस बेंच की फॉर्मेशन ने क्या बताया आपको? इस बेंच की फॉर्मेशन में भी चीफ साहब का कलीदी किरदार था ना, उन बाकी 2 के अलावा जाहिर है। तो अगर उनका इल इंटेंट होता तो वो इन 3 को क्यों शामिल करते? आपने खुद ही कहा कि इन 3 की तो फॉर्मेशन ही बता रही थी कि मामला किस तरफ जाएगा। सर अगर वो उनकी कोई इंटेंशन बड़ी क्लियर होती और इतनी उन्होंने आइन और कानून की बात करनी होती तो वो 3 की बजाय पहले लार्जर बेंच 5 रुकनी 7 रुकनी बेंच बना देते ना। ये भी एक तरीका कर रहा है हमारी अदालतों का कि हमारी अदालतें आर्जी रिलीफ के मामले के ऊपर हमारे कुछ चीफ जस्टिस साहिबान ने ऐसे फैसले किए हैं जहां पर वो पहले अबूरी रिलीफ दिलवाने के बाद मामला जब लार्जर बेंच में जाता है तो स्टोरी और पिक्चर उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। लेकिन हमें सब ये सारी गुफ्तगू अभी हमारी देखिए, एक है हकीकत कि 3 रुकनी बेंच बन गया और फैसला आ गया, और दूसरा है कयास कि अगर लार्जर बेंच बना तो ये तो अभी सब अजम्पशन है। क्या पता ना बने लार्जर बेंच, तो फिर क्या होगा इस राय का? सर अगर नहीं बनेगा तो मैं देखिए इंसान हूँ, मेरी राय गलत भी हो सकती है और मेरे में इतनी इखलाकी करज मौजूद है कि मैं अपनी उस राय के ऊपर आपके प्रोग्राम के अंदर बैठ के ही मैं माजरत का इजहार भी करूंगा, मैं रजू करूंगा और मैं उसके ऊपर बाकायदा एक्सक्यूज भी करूंगा, सॉरी भी करूंगा। मुझे करना भी चाहिए, मेरे में इतनी इखलाकी जरूरत मौजूद है कि मुझे करना चाहिए। फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मूविंग ऑन, अपनी अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमा, मैं क्या कहूँ रहे हैं या हैं ये भी नहीं पता है, मैं उन्हीं से पूछ लूँगा, जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत ही कठिन तरीन वक्त में जब स्टैब्लिशमेंट से मामला बहुत ही ख़राब थे नून लीग के, उस वक्त पर तर्जुमान भी रहे और बड़ा कलीदी किरदार अदा करते रहे। फिर उनकी राय ज़रा अब मुख्तलिफ हुई, अब वो अपनी राय का ज़ाहिर खुलकर इजहार भी कर रहे हैं। आज इस पर एक ऑफिशियल चूँकि अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब कोई बयान दे रही हैं तो जाहिर है फिर इसको एक किसी न किसी कैपेसिटी में ऑफिशियल तो जाना जाएगा। उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब का नाम लेकर एक राय दी और क्या कहा पहले आप देखिए, फिर हम मोहम्मद ज़ुबैर साहब से इसका रद्दमल भी लेते हैं, पूछते हैं कि क्या है मामला उनका पार्टी के साथ, क्या कहा अज़मा बुखारी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब ने आपसे कुछ देर पहले, देखिएगा। आप पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं पंजाब की, इसलिए मुझे आज पार्टी पॉलिसी बता दीजिए कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की पोजीशन क्या है। पार्टी को तो उनसे प्रॉब्लम नहीं थी, पार्टी ने तो उनको हमेशा इज्जत दी, उनको तर्जुमान भी बनाया, गवर्नर भी बनाया, वजीर भी रहे, लेकिन उनको बहुत इख्तलाफ है ना पार्टी से, पार्टी की पॉलिसियों से। वो ग्रेस का मुजाहरा करें ना, कहे मैं छोड़ता हूँ जी पार्टी, मुझे नहीं चाहिए ये पार्टी, मैं इस पार्टी में रहना नहीं चाहता, मेरा ज़मीर जो है वो मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। ये क्या तरीका है? एक तरफ रहनुमा मुस्लिम लीग नून जो है वो लिखवा रहे हैं और कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आपने टोटल एक पार्टी की लाइन टो करनी है। तो माफ कीजिएगा, मैं ज़ुबैर साहब जो है वो ना मुस्लिम लीग नून में है ना वो किसी और में है, वो कहाँ है ये उनसे सवाल पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी बातों का जवाब देकर मैं अपना टाइम जाया करना नहीं चाहती। वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। और मैंने तो कहा था, लेकिन मंसूर साहब के सवाल से बात होगी, उन्होंने तो कहा कि जनाब आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी है पार्टी की, तो आप ऑफिशियली बताइए। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि जो वो कह रही हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में कह रही है। उन्होंने कहा कि ज़ुबैर साहब से पूछ के बता दें, तो हमने ज़ुबैर साहब को ज़हमत दी ताकि उनसे ही पूछ के बता दें। हुजूर अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, आपने सुन लिया। तो पहले तो आप ही मुझे क्लैरिफिकेशंस के लिए बुलाते हैं। सॉरी सर, मैंने कहा आप मुझे आप कहें जब भी कोई तीर आते हैं मेरी तरफ तभी बुलाते हैं कि जनाब उसका जवाब देते हैं। कोई बात नहीं।
तो सर बताइए कि आप हैं पार्टी, आप पहले बताएं नून लीग में हैं कि नहीं है अभी आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जहाँ खड़ा था ना, आपने अभी थोड़ा इंट्रो में भी कहा कि जी मैंने कठिन वक्त में, अच्छे वक्त में भी 2013 से 2018 और मुश्किल वक्त में भी मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा और सबसे आगे खड़ा रहा। जब बहुत सारे जो थे ना हमारे बड़े जाले बड़े, आपको जो आजकल स्क्रीनों पर नजर आते हैं, वो भाग चुके थे, जाति उम्रा के करीब नहीं आते थे। ये 2019 की बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ, जब मियां नवाज शरीफ ने सख्त तरीन बयानिया बनाया, जब पीडीएम लॉन्च हुआ, गुजरांवाला जलसा आपको याद होगा, तो गुजरांवाला जलसे से 10 दिन पहले मुझे स्पोक्स पर्सन बनाया था। और उस वक्त आपको पता है कि जो जंग थी वो कोई आसान जंग, और 10 दिन बाद उन्होंने जलसे में मौजूदा आर्मी चीफ का नाम ले डाला। जी, नाम ISI चीफ का भी और उनका भी नाम लिया, और वो फिर प्रोसेस शुरू हो गया। और मरियम नवाज जाहिर सी बात है यहाँ रिप्रेजेंट कर रही थी नवाज शरीफ को, तो उस वक्त भी ये बात हुई थी बिल्कुल क्लियर कट, जब उन्होंने फैसला किया था और उन्होंने कहा था कि मेरा जो बयानिया है वो इतना सख्त होगा कि उसका बोझ बर्दाश्त करना आसान काम नहीं होगा। जी ऐसे ही है। और अगर कोई इनकी जगह कोई और नाम है तो तजवीज करते तो सारे चुप थे। तो मतलब उस वक्त कहते थे कि गुजरांवाला जलसे में जो कहा है, तो पूछते थे लीडर से, तो वो कहते थे मैंने तो तकरीर ही नहीं सुनी। कमेंट करने के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट कमेंट भी नहीं करने के लिए तैयार थे। तो वो मुश्किल तरीन। जी मुझे याद है, हम भी दायरे प्रोग्राम के लिए कॉल करते थे तो कहते थे भाईजान हम नहीं बात कर रहे हैं। तो और फिर उसका सिलसिला सख्त से सख्त होता चला गया, एंड आई वाज सॉलिडली, बिकॉज एक बड़ा सिंपल सा था, वो जो बयानिया था ना मियां नवाज शरीफ का, वोट को इज्जत दो, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया जो था, उसकी पजीराई हुई। मैं मरियम नवाज के साथ मुल्क के कोने कोने में उनके साथ गया, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह, और तमाम जो सपोर्टर्स थे, लाखों करोड़ों बल्कि मैं कहूँगा, वो उस बयानिए के साथ खड़े थे। तो फिर क्या हो गया वहां से यहाँ तक का सफर? क्या अज़मा बुखारी कह रही है कि भाईजान ग्रेस का मुजाहरा करो तो छोड़ दो? भाई अज़मा बुखारी से ये पूछे ना, मोहम्मद जुबैर ने तो शिफ्ट नहीं किया वोट को इज्जत दो का बयानिया। अब पार्टी ने उससे हट गई ना, पार्टी उसके से हट गई, तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ। हाँ, तो वो ये कह भी नहीं थी कि आपने शिफ्ट किया है वो, लेकिन वो ये कह रही है कि जो पार्टी की राय है आपकी वो राय नहीं है, तो नहीं है तो फिर आप कहें कि यार मुझे राय समझ में नहीं आ रही, मैं पार्टी से अलग हो रहा हूँ। वो ये नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पर। तो एक तो ये है कि वो जो था वो बड़ा पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल करनी है या पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन टू सीक पावर करनी है, दो चॉइसेस होती है ना। अगर बहुत सी पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो पावर के लिए आप सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, मतलब कोई अपनी असूल नहीं होता, प्रिंसिपल नहीं होता, बस पावर मिलनी है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने जो रास्ता अपनाया था वो था कि जो भी हो जाए, जितनी मुश्किलात भी आ जाए, जेल भी जाना पड़े, केसेस भी होने पड़े, एग्जाइल भी बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल करनी, यही था ना। तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ। तो चले, अब मान लिया कि उन्होंने रास्ता तब्दील कर लिया। अब अगर पार्टी समझती है, अज़मा जैसे कह रही हैं कि पार्टी समझती है कि मैं पार्टी के मौक़िफ़ के साथ नहीं हूँ, तो तरीक़ेकार क्या होता है? पार्टी का जो आइन है उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि अगर आप समझते हैं कि कोई पार्टी का लीडर आपके साथ नहीं चल रहा, तो आप उसको शो कॉज नोटिस देते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप जाके मीडिया पर क्या बोलते हैं, तो वो देते हैं और फिर आप उसके जवाब में देते हैं। ये आपको आज की तारीख में अब तक कोई शो कॉज नहीं आया इस हवाले से? मेरी तारीख में एक शो कॉज आया था, वैसे उस वक्त भी ज्यादती की थी। शो कॉज जब आया था, जब मुझे कहा गया था जाके मिलने के लिए आपको पता चीफ के साथ, तो वो मुझे कहा गया कि जाके मिले। मुज़ामती बयानिया का वो जाहिर है उस लिहाज से एक मुफाहमती बयानिया के तहत वो हुआ था, तो मुझे शो कॉज भी दे दिया, ये कह के यार आप इसका छोटा सा जवाब दे देना, और ये पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या आप क्यों मिले थे? आप क्यों आपने वोट पे, हालांकि लीडरशिप ने कहा था कि मिलो और जरा मामला देखो जरा। अच्छा, वो जब मैं मिला था ना, वो आपको भी तारीख याद होगी, एक 27 अगस्त 2020 और दूसरी 7 सितंबर 2020, और मुझे तर्जुमान बनाया, अगर मैंने गलती की थी तो मुझे तर्जुमान बनाया अक्टूबर 7 2020 उसके बाद। और मैंने कहा ना गुजरांवाला जलसे से थोड़े,
अब मैं अल्टीमेटली वो मुलाकात ही आपको ले डूबी ना, क्योंकि बाद में बाजवा साहब ने आपके लीडर ऐसे ही है ना, सो आई पेड द प्राइस। बाजवा साहब ने कहा जुबैर साहब तो मैंने ये कहा था, उन्होंने कहा आपकी लीडर से, आपके लीडर ने कहा जुबैर साहब ने हमें ये बताया था, और आप दो बड़ों की लड़ाई में आप पिस गए, ऐसे ही हुआ ना? मैं वसीम, मैं क्यों गलत बयानी करूंगा? मुझे क्या मिला उससे, मुझे आप बता देना। ना उस तरफ से कुछ मिला, ना पीटीआई से कुछ मिला, ना मुस्लिम लीग से कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मैंने तो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया। बट सर आप ये तो बता दें कि जहां से बात शुरू है, आज की तारीख में आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं? ठीक, मैं तो समझता हूँ कि देखें, फ्रैंकली वो जो एक, अगर आप उस तरह से मेरे से पूछेंगे कि मैं किसी फैसला साजी में नहीं हूँ और पिछले बहुत अरसे से नहीं हूँ, तो अगर आप उस तरह से कहेंगे कि मेरा क्या रोल है मुस्लिम लीग में, मेरा कोई रोल नहीं है। मैं किसी और पार्टी में हूँ, मैं किसी और पार्टी में नहीं। मैं एक जिस तरह बाकी शपथ आपने कहा ना कि भाई पार्टी को एतराज होता है तो तरीका ये है कि शो कॉज दिया जाता है, इसी तरह पार्टी छोड़नी होती तरीका ये होता है कि रेजिग्नेशन दिया जाता है, वरना पार्टी में ही तस्वुर किया जाता है। तो उस डेफिनेशन के तहत तो आप पार्टी का हिस्सा हुए ना आज भी, मैं सही कह रहा हूँ? वो आप यूज्ड टू हो गए, वो जो पिछले साल हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके छोड़ी जाती थी पार्टी, तो वो तो बजौर ताकत। मैं तो आप मुझे बताइए पार्टी छोड़ने का और क्या तरीका होता है? एक बंदा आज पार्टी में और कल नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि पार्टी में नहीं है? वो रिजाइन करेगा? चौधरी निसार ने कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या कब बताया कि मैंने छोड़ दी है? जावेद हाशमी ने कब कहा कि मैंने मुस्लिम लीग नवाज छोड़ दी? उन्होंने भी नहीं कहा। किसने कहा है? उनके बारे में आप क्या समझते हैं कि वो हैं या नहीं है? But it was very okay, fine. But still it was very obvious that they are not the part of party anymore. इसी तरह आपके बारे में भी तस्वुर कर लिया जाए। और मैं ये किसी को भी नहीं कहता, जो अस्मा कह रही है ना वो बिल्कुल सही कह रही है, कि मैं किसी को भी नहीं कहता कि मेरा लिखें कि जी मैं मुस्लिम लीग का सीनियर लीडर हूँ या जूनियर लीडर हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मैं क्यों कहूँ? अच्छा भी नहीं लगता। मेरे से कोई पूछता है, देखें शाहिद खान ने काफी अरसे के बाद ये फैसला किया कि उन्होंने छोड़ दी। मिर्जा इस्माइल ने काफी अरसे के बाद फैसला किया कि वो छोड़ दी। पहले 6 महीने 8 महीने 1 साल वो उनकी और आपने भी कुछ अरसे बाद फैसला कर लेना है कि आपने इनको ज्वाइन करना है, जिन दोनों के नाम लिया आपने? अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया। किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया, चाहे मिफ्ता साहब वाली हो या कोई और हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में मैं फैसला करूं, लेकिन अब तक नहीं किया है। तो नहीं, अब तक नहीं किया। और आखिरी बात है, ये जो आपने पूरी बात बताई, लेकिन ये कहा जाता है ना कि भाई अगर पार्टी से कुछ इख्तिलाफ है तो उसका फोरम ये पार्टी के अंदर की मीटिंग्स, मीडिया पर आकर या पार्टी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए या ना कहा जाए, हमेशा पार्टियों की तरफ से कहा जाता है। मुझे याद है बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी आपने बात की है। मैंने एक दफा शहबाज साहब को भी सुना था, वो टीवी इंटरव्यू पर से पूछा था मेरे बारे में, मिफ्ता के बारे में, शाहिद खान। तो उन्होंने यही कहा था जो आप कह रहे हैं कि जी अच्छा होता है कि पार्टी के इंटरनल फोरम्स को यूज किया जाए। कोई इंटरनल फोरम नहीं है ही नहीं। ये सिर्फ मैंने जितनी हद तक कोशिश की, जिसमें कौन सा लीडर है मैं नाम देना शुरू करूं, तो मैंने इतनी हद तक कहा कि जहां वो जिस गांव में रहते हैं कि मैं वहां आ जाता हूँ आपके पास। अगर आप रात के 12 बजे मिलना चाहेंगे या सुबह के 6 बजे, तो वो भी मैं तैयार हूँ। पर जवाब ही नहीं, बिकॉज वो फेस नहीं करते, उनको समझ ही नहीं आती कि हम क्या जवाब देंगे। या आप सीनियर लीडर की बात कर रहे हैं, आला क़यादत में से? तो और क्या, मैं कुछ जूनियर लीडर आपने खातून नहीं, मैं सबकी बात आपने कहा मिलना चाहेंगी और आपने कहा सीनियर लीडर कसौटी हो गई तो मरियम नवाज डॉट से डॉट कनेक्ट करना। नहीं, मैं वो उनका और दूसरे जितने भी लीडर्स हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के एहसन इकबाल साहब और दूसरे लीडर्स हैं, क्योंकि मैं तो ये समझ सकता था ना कि जी ये हैं, लीडरशिप है, तो मुझे आप एक मौका दे दें कि मैं आके अपने जो मेरे कंसर्न्स हैं पार्टी के हवाले से, मैं अपने कंसर्न्स का एक्सप्रेस कर सकता। बट आपको जवाब ही नहीं मिला, आप कह रहे हैं कोई फोरम ही नहीं है, तो मैं किस फोरम में बात करूं? शहबाज शरीफ साहब को मैंने कोई, मेरा ख्याल है कोई 10-12 दफा रिक्वेस्ट की थी, उनके जो भी उनका प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू, तो कोई जवाब नहीं मिला, जवाब ही नहीं दिया। क्योंकि मुझे पता है ना, आज की मुझे पता है कि मैं तो ये सवाल यही पूछूंगा, भाई आप मैंने किया है, व्हाट हैव आई डन? मैंने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया, आई एम प्राउड ऑफ दैट, कि मैंने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया और सबसे मुश्किल वक्त में किए, तो अच्छे वक्त में मैं क्यों पीछे हट जाऊंगा? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। अगर नहीं दे रहे तो मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जवाब ही समझे हुए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गज़ा के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि कोई जंग बंदी की कुछ तजावीज़ है जो हमास ने मंजूर की हैं, कतर की पेश करदा जो कि 3 मराहिल पर मुश्तमिल है, वो भी, और फिर एक ऐसी शख्सियत जो कि तकरीबन 1 महीना गुजार कर आए हैं गज़ा से, पाकिस्तानी शख्सियत है, डॉक्टर हैं, उनसे ज़रा आंखों देखा हाल कि उन्होंने क्या देखा है गज़ा में, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।
अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब एक डेवलपमेंट हो रही है। तुर्क सदर जंगबंदी तजावीज़ पर हमास की रजामंदी के फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब इसराइल की जानिब से इसकी रिस्पॉन्स का इंतज़ार है। तुर्क सदर ने कहा है कि इसराइल भी हमास की तरह जंगबंदी की तजावीज़ को कबूल करे। कहा जा रहा है इसमें कतर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दीगर ममालिक के साथ साथ 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगी ये जंगबंदी। अगर ये इस पर ये तय हो जाती है तो हर मरहला 42 डेज़ का होगा। ये बात तय पाती है नहीं पाती अभी देखते हैं, लेकिन ऐसे में कत्ले आम जारी है, जिसका सिलसिला जारी नहीं है बल्कि मज़ीद वसी हो गया है और अब ये सिलसिला पहुंच गया है रफ़ा तक भी। और अगर वहाँ ये सिलसिला मज़ीद बढ़ता है तो फिर जो तबाही का पैमाना होगा वो उसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। बहुत ही कुछ शख्सियात हैं जिन तक हमारी रसाई भी है और जो गज़ा से ये सब देख कर आए हैं, तो हम आज उनमें से एक को जहमत दे रहे हैं। डॉक्टर जुनैद सुल्तान साहब NHS UK में वेस्कुलर सर्जन है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, ब्रिटिश नेशनल है, गज़ा के हवाले से एक्टिविस्ट हैं। फजर साइंटिफिक नामी एक तंजीम है जिसके तहत 15 डॉक्टर्स को ये मौका मिला कि वो गज़ा जाएँ। आज से तकरीबन 10 दिन पहले वापस आएँ, तकरीबन 15 दिन वहाँ गुजार कर आएँ। उसमें से 13 डॉक्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स के, 2 डॉक्टर्स UK के थे, उनमें एक डॉक्टर जुनैद सुल्तान साहब थे। सो वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि उनसे पूछेंगे उन्होंने आखिर क्या देखा है वहाँ पर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू बदामी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। सर आपका शुक्रिया कि आप वक्त निकाला। सर पहले तो मैं चूँकि अगर मैं आपसे ये पूछूंगा आपने क्या देखा तो बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी, तो आप जो भी इसमें से हाईलाइट बताना चाहें वो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा स्पेसिफिक सवाल एक, चूँकि आप डॉक्टर हैं और हमने अश-शिफा अस्पताल का बहुत सुना, वहाँ के हमने बहुत मनाजिर देखे, वहाँ के हमने ये भी सुना कि जनाब बारूदी सुरंगें बनी हुई हैं, हमास ने कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए इसराइल ने कहा कि हम तो इसलिए मार रहे हैं वहाँ पे सारा कुछ। आपका वहाँ उस के आसपास जाना हुआ, अगर आपने अश-शिफा अस्पताल या उसके अतराफ का कुछ देखा है तो ज़रा हमें वो बताइएगा। जी, अल-शिफा हॉस्पिटल के तो तकरीबन अभी तो जाना नामुमकिन था। उधर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल इन्वेजन करके रास्ते रोके हुए थे, तो हमने बल्कि उधर एक्सेस मांगी थी तो हमें उधर की एक्सेस नहीं दी गई थी। अच्छा। हमें उन्होंने सिर्फ एक्सेस दी के अलाउ किया गया था यूरोपियन हॉस्पिटल तक जाने का, जो कि रफ़ा और खान यूनिस के दरमियान है, बल्कि खान यूनिस के अंदर ही है तकरीबन। तो मैं मैक्सिमम हमारे मिशन को बस ज़्यादा से ज़्यादा खान यूनिस के अंदर तक यूरोपियन हॉस्पिटल तक जाने की इजाज़त थी। हमने उससे ज़्यादा एक्सेस मांगी, सब कुछ उनके स्ट्रिक्टली कंट्रोल में है। आपकी जो मूवमेंट होती है वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, तो वो उन्होंने हमें बिल्कुल मना कर दिया था। और सर अगर आप कुछ हाईलाइट्स शेयर करना चाहें, जो कि हम स्क्रीन पे मनाजिर देख रहे होते हैं तो एक मतलब एक अजीब एक इंसानियत जो है वो किस तरह बिलक रही है, सिसक रही है, ऐसा नज़र आ रहा होता है। आप कुछ हाईलाइट बताना चाहें जो आपने देखा? बिल्कुल एक क़यामत का सा समय, और मतलब हर तरफ आपको मौत, भूख, अफलास नज़र आएगी। लोग बिल्कुल अपने जिंदगियां उनकी बिल्कुल मतलब ख़त्म होके रह गई हैं। वो मतलब के आके टेंट्स के अंदर खैमों में रह रहे हैं, और खैमे भी ऐसे कि जो कि बिल्कुल उस खैमे के नाम पे एक वो दब्बा है बिल्कुल, मतलब कि लोगों ने बस 2-3 चीज़ें मतलब अगर कहीं से उन्हें पैराशूट गिरा है वो एड का तो मिला तो किसी ने उसको खैमा बना लिया, किसी को कोई चादर मिल गया तो वो बना लिया। मतलब आप मनाजिर देख के आपके पैरों के नीचे से जमीन मतलब दहल जाती है, कि आपका दिल दह जाता है। मतलब कि मैं यकीन करें उन 15 दिनों में कितनी दफा मैं रोया हूँगा, कितने मनाजिर देख के। और आप मतलब कितनी भी हेल्प करना चाहे कुछ कर दें और आप इतने हेल्पलेस होते हैं। हालांकि मैं वहाँ पे जो कर सकता था हमारे अपने मिशन के साथ हमने काफी कुछ किया, लेकिन यू स्टिल आपको ये महसूस होता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत बहुत कम है। तो बस एक क़यामत का सा समय, जितना मैं उसको बयान करूंगा वो कम है। एंड द फैक्ट कि आपको अशिफा अस्पताल नहीं जाने दिया गया, इससे खुद बहुत कुछ जाहिर होता है ना, वरना तो आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि एक वफ्त आया हुआ है 15 डॉक्टर्स का, उनको दिखाया जाए और बताया जाए कि जनाब देखो कैसे उन्होंने बारूदी सुरंगें बनाई हुई है, कैसे हमास में दहशतगर्दी कर रही है, इसलिए हमारा यहाँ पे बम मारना जस्टिफाइड है, कैसे हमास ने जो है वो मासूम बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है, दिखाते बहुत अच्छा हो जाता ना। तो आपको वहाँ तक ना जाने, हालांकि आप लोग वहाँ गजा तक पहुँच गए, फिर भी अशिफा तक ना जाने देना, ये इटसेल्फ बताते हैं ना कि मामला गड़बड़ है। बिल्कुल, और हर चीज के ऊपर जितनी मतलब एक वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा एक सर्वेलेंस है और कंट्रोल है पूरे गजा के अंदर, उनकी मर्जी के बगैर आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती। और ये इटसेल्फ एक चीज शो करती है कि हर चीज के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल है। और मैंने इसीलिए तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट बाइडेन को, और जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है पियर्स मॉर्गन और भी जो बड़े बड़े उनके मीडिया के हैं, मैंने उन सबको अपने साथ दावत दी। मैंने उन्हें कहा कि आप आए मेरे साथ, चलें अगली दफा मिशन पे आप आएँ और खुद जाके ग्राउंड फैक्ट्स देखें
और आप इस्टेब्लिश करें कि क्या सच है क्या सच नहीं है। ये एक सबसे बड़ी चीज जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि अगर हम लोग उधर थे तो कम से कम हमें जाके दिखाते कि ये सब कुछ है, आप लोग देखें, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं, बल्कि हमारे जाने पे सारी चीजों पे पाबंदी थी। और सर आपने यानी मतलब अब आप जो मंजर बता रहे हैं मैं तो उसको ही सोच के बिल्कुल खो गया हूँ। अब मुझे बताइएगा अस्पताल के हवाले से आपको एक अस्पताल तक रसाई दी गई, अब क्या एक वाहिद जहाँ यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंसानी अलमिया वहाँ जन्म ले रहा है जहाँ होकर आए, अब उसको केटर करने के लिए एक प्रॉपर अस्पताल जो रह गया है वो यही है जहाँ आप गए? जी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये मैं पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पाकिस्तान को ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। ये एक आखिरी प्रॉपर वर्किंग हॉस्पिटल जो है इस टाइम गजा के हॉस्पिटल के लिए रह गया। गजा की पॉपुलेशन तकरीबन 2.2 मिलियन है, तो अभी जो कैजुअलिटीज़ हैं मतलब जो उनकी अमवात उसके बाद भी तो तकरीबन 2 मिलियन तो अभी भी है। तो 2 मिलियन के लिए एक खाली हॉस्पिटल वैसे ही बहुत कम है। और उसके बाद एक ऐसा इलाका जो कि एक जंग के अंदर से गुजर रहा हो और जंग के बाद उनके जो बाकी सारे हालात हुए हैं कि ना सिर्फ जंग की जो मतलब के मरीज जो कि मतलब जख्म और जो जख्मी मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है, उसके अलावा वहाँ पे खाने की कमी होने की वजह से और बाकी सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा और बीमारियाँ फैल गई हैं जिनके अंदर मतलब कि उनकी मतलब स्कैबिस की, डायरिया की, उसके अलावा सांस की बीमारियां, तो ये सब बीमारियां अभी उधर फैली हुई हैं और उन सब के लिए ये काफ़ी नहीं है हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल का वर्कलोड ज़्यादा से ज़्यादा खाली ये 400 या 500 बेड का एक हॉस्पिटल है और उस टाइम उस हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 5,000 से ज़्यादा मरीज हैं और 30,000 से ज़्यादा रेफ्यूजीज हैं। तो ये एक ऐसा मसला बन चुका है जो कि जिसे आप कैटास्ट्रॉफी, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, मतलब ये एक अलमिया बन चुका है। और 22 लाख की आबादी में एक अस्पताल तो बिल्कुल आम हालात में भी बहुत नाकाफी है। वहां तो इमरजेंसी है, बम पड़ना तो वो तो बिल्कुल ही नाकाफी है ना। और मेरा अगला सवाल इससे ज़्यादा तकलीफ दे है, अल्लाह ना करे खाकम बदहन अगर एंड वी हैव ऑल द रीजन टू एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, अल्लाह करे कैसा ना हो, अगर इस फैसिलिटी को भी निशाना बना दिया जाता है, चूंकि इससे पहले सारे जंग के रूल्स वायलेट तो हुए हैं, अस्पताल भी निशाना बने हैं, बच्चे भी निशाना बने हैं, खुराक लेने के लिए लाइन में लगे हुए लोग भी निशाना बने हैं, अशिफा को बर्बाद कर दिया है। अगर ये वाली फैसिलिटी भी अल्लाह ना करे मुतासिर हो गई और ख़त्म हो गई या इवन मुतासिर भी हो गई, तो फिर ये सारे का सारा अलमिया जिसको आप कैटास्ट्रोफिक कह रहे हैं वो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं तो उस लफ्ज को मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकूंगा। मतलब वो एक किस्म का डेथ सेंटेंस हो जाएगा। मतलब आप किसी बंदे को मतलब के आप सीधा साधा मतलब उनको सजाए मौत की एक किस्म की मतलब ऐलान कर देंगे उन सब के लिए बेसिकली। अब टुवर्ड्स द एंड सर आपको मौका मिला वहाँ के गजा के लोगों से इंटरेक्ट करने का, बच्चों से या किसी से, कोई अलाउड उनकी कुछ फीलिंग्स सेंटिमेंट्स शेयर कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा और इंतहाई खुश अखलाक, इंतहाई खूबसूरत लोग हैं और जो सबसे ज़्यादा उनकी मतलब जो बात है कि वो इंतहाई हौसलामंद लोग हैं, वो कभी हिम्मत नहीं हारते। और दूसरा, इतनी ज़्यादा मुश्किल में भी होने के बावजूद वो एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं कि मतलब हम कुछ दफ़ा खाना तकसीम करने के लिए उनके गए तो कैंपों के अंदर, और उनमें से लोगों ने एक हफ्ते तक खाना नहीं खाया हुआ था और वो उनको जो देख के खुशी हुई कि जब हमने उन्हें खाना दिया और उन्होंने बताया कि हमने एक हफ्ते से खाना नहीं खाया था, तो वो पहला क्वेश्चन पता है हमें क्या कहते थे? वो कहते थे कि क्या पहले आपने उस साथ वाले खेमे में दिया, क्योंकि वो काफी दिनों से मतलब वो भूखे हैं। सीरियसली। और जो सबसे ज्यादा चीज एक मैं अपनी अगर आपकी वसातत से मैं दे सकूं, और वो जब उन्हें मैं बताता था कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो जितनी उन्हें खुशी होती थी और वो पाकिस्तानी सुन के कि एक पाकिस्तानी यहाँ पे आया हुआ है, और जो वो खुशी से मिलते थे और वो जो आप सब लोगों के लिए मतलब एक ख्वाहिशात और उसका मतलब इजहार करना और जो पैगाम देते थे, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो पाकिस्तानी अवाम से जो उनकी तवक्कात हैं और पाकिस्तानी अवाम से जो उनकी एक लगन है, वो मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ। ओह, लेट्स होप एंड लेट्स प्रे। और मैं चलें, बस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन ख़वातीन के हवाले से तो और सख्त मसाइल हो गए ना, चूँकि उनके तो मतलब जाहिर है, अब मैं क्या किन अल्फाज में, उनको तो अपनी उनको अपने जिस्म का ख्याल रखने के लिए वो उनको तो और ज़्यादा हाइजीनिक सब वॉशरूम फैसिलिटी हर चीज़ चाहिए, वो तो और एक हाइजीन और हर हवाले ज़्यादा प्रॉब्लम।
मतलब अगर बता दूं फटाफट, मतलब कि टॉयलेट के लिए जाने के लिए लोगों को 2-2 घंटे खड़ा होना था एक कतार में, 2 घंटे के बाद जाके शायद आपकी बारी आ जाए। तो लोग इस वजह से भी डर से खाते पीते नहीं है, क्या पानी है नहीं है कि टॉयलेट में भी यूज किया जा सके। तो जो मसले मसाइल हैं वो आपकी सोच से भी मतलब बाहर तक हैं, जो कि मतलब एक डे टाइम के हैं। अगर आपका वक्त खत्म हो रहा है तो प्लीज मैं आपकी वसातत से एक अपील करना चाहूंगा। कहिए। तो अगर आप प्लीज मुझे मौका दें। जी कहिए। देखिए, मेरी पूरी हुकूमत पाकिस्तान से, जनरल आसिम मुनीर साहब से, और पाकिस्तान के एक एक बंदे से, और पाकिस्तान के उन लोगों से जो कि अभी भी किसी पावर वाली पोजीशन पे, मेरी उनसे 3 रिक्वेस्ट हैं। पहली तो आप अपनी इस्तात में जो भी हो सकता है प्लीज आप सीज फायर के लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं, जो भी डिप्लोमेसी कर सकते हैं वो करें। दूसरी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जितना ज्यादा भेज सकते हैं भेजें, और आप यूएनओ के अंदर और यूएन के अंदर जाके, डब्ल्यूएचओ के जाके आप जोर लगाएं और आप कहें कि हमने पाकिस्तानी मिशन भेजने हैं, और आप पाकिस्तानी मिशन को जितनी ज्यादा से ज्यादा इमदाद दे के भेज सकते हैं, वो बोथ मेडिकल और नॉन मेडिकल, फूड वाटर इंक्लूडिंग, आप जितनी ज्यादा भेज सकते हैं प्लीज भेजें और उसके ऊपर जोर डालें। तीसरी मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, और मैं उसके अंदर करूंगा कि जो वहां की उनकी यूनिवर्सिटियां बिल्कुल सारी तबाह हो गई हैं, और मेडिकल स्टूडेंट और जूनियर डॉक्टर्स जो है उनके लिए कोई होप नहीं है। अफगान वार के अंदर भी पाकिस्तान ने पहले ये काम किया था कि उन्होंने उन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में बुला के उनको उन्हीं ईयर्स में जाके उनकी एजुकेशन कंटिन्यू कराई थी। और मैं तमाम अपने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों, मेडिकल कॉलेज, खासतौर पे मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हूँ, मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के जो RMU के CEO है प्रोफेसर उमर और प्रोफेसर जहांगीर, उनसे, इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड के और तमाम मेडिकल कॉलेजेस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज काउंसिल से मिलके और पाकिस्तान के अंदर जो फिलिस्तीनियन एम्बेसडर है उनसे मिलके आप नेटवर्क बना के तमाम स्टूडेंट्स को पाकिस्तान बुला के उनकी एजुकेशन कंप्लीट कराएं, ताकि उनके साल जाया ना हो और वो करके वापस जाए। प्लीज कंसिडर माय रिक्वेस्ट एंड इट इज अ प्ली टू ऑल ऑफ देम टू प्लीज कंसिडर दिस। थैंक यू सो मच। नोटेड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जनाब। और नाज़रीन, ये सारी बातें जो बता रहे हैं ये कोई नॉवेल नहीं है, कोई दास्तान नहीं है, ये आंखों देखा हाल है कि वो बता रहे हैं एक हफ्ते से खाना नहीं खाया लोगों ने। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस सतह का अलमिया इस पर ग़ज़ा में जन्म ले रहा है, जो आलमी अमन के ठेकेदार हैं, अगर दुनिया के किसी हिस्से में इतने जानवर भूख से मरना शुरू हो जाएं तो बहुत सारी तंजीमें खड़ी हो जाएं। यहाँ इंसान मर रहे हैं लेकिन ज़मीर नहीं जाग रहा किसी का। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।